आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं। और देखिए मेरे हाथ में औरंगाबाद से शाये होने वाला एशिया एक्सप्रेस अखबार है, जो महाराष्ट्र का एक बड़ा अखबार माना जाता है और हमारे औरंगाबाद से शाये होता है। और ये 11 जो है तो जुलाई का पेपर है, शनिचर के दिन का मतलब, और एक दिन पुराना पेपर है एशिया अखबार। इसके फ्रंट पे एक न्यूज़ आई थी और ये फ्रंट पूरे हिंदुस्तान के अखबार में आई थी, हिंदी हो मराठी हो हिंदी हो, टोटल आई थी। उसके दूसरे दिन भी आई। वो न्यूज़ की मैं 2-4 बातें आपको पढ़ के सुना देता, वो न्यूज़ क्या थी। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा। देखिए वो न्यूज़ जो छपी थी फ्रंट के ऊपर, वो इस तरह से थी। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के मुबैना नेटवर्क पर महाराष्ट्र एटीएस का रियासत गिर क्रैकडाउन, 102 मकामात पर बेवक्त छापे, मराठवाड़े से 15 मुश्तबा अफराद ज़ेर तशरीफ़, यानी कि जांच के इसमें है, दायरे में है। सोशल मीडिया के ज़रिए से नौजवानों को वर्गलाने का शुबहा, वालिदैन और नौजवानों के लिए एटीएस की अहम अपील। मतलब एटीएस जो महाराष्ट्र की है, जिन्होंने इसके ऊपर गिरफ्तारी अमल की है, पूरे महाराष्ट्र में छापे मारे हैं, उनके एटीएस के आला अफसरान ने भी जो है तो माँ बाप से अपील की है, मुस्लिम नौजवानों के माँ बाप से ख़ास करके, कि भाई आप अपने बच्चों पर नज़र रखिए, मोबाइल का इस्तेमाल गलत कर रहे, क्या कर रहे, या उनके को हाव में बदलाव हो रहा, या उनकी कुछ सरगर्मी अजीब गरीब देखे जा रही, या बच्चे के पास अचानक पैसे कहाँ से आ रहे, या फिर बच्चा मतलब कुछ अलग सोबत में कैसे उठ रहा बैठ रहा, या रात को देर से आ रहा, ये ऐसी बातें हैं जिससे एक शक बढ़ जाता है। तो एटीएस के आला अफसरान ने भी जो है तो एक वालिदैन से गुजारिश की है कि आप जो है तो अपने बच्चे पर नज़र बनाए रखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब हो जाए। ये इसके अंदर कही गई है। हमारे औरंगाबाद से भी कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और उसके दूसरे दिन के अखबार में ये खबर आई कि भाई कुछ लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया गया। यानी ये काफ़ी खुशाइंदा बातें ना, तो अब तो अक्सर ये होता था कि भाई जो एक बार पकड़े गया तो गया, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि एटीएस के ज़िम्मेदारान ने, आला अफसरान ने जो है तो बड़े शफाफ तरीके से मतलब छापे ज़रूर मारे हैं, लेकिन उनके ऊपर निष्पक्ष जाँच भी की है और कुछ को रिहा किया है। कुछ बहुत सी बातों की अभी तहकीकात चल रही है, यानी कि पूरी मामला चल रहा है। इसमें कहा गया है कि कार्रवाई से कबल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बुध के रोज़ पाकिस्तान में मुकीम आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी से मुंसलिक 2 मुबैना मॉडल्स का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली और पंजाब से 6 मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार किया था। इस सिलसिले की तहकीकात के तहत महाराष्ट्र एटीएस ने भी रियासत भर में कार्रवाई शुरू की है। देखिए, जांच पड़ताल के दौरान, तशवीश के दौरान गिरफ्तार अफराद से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक शहजाद भट्टी की निशानदही पर दिल्ली के अहम मकामात पर पेट्रोल बम हमलों की मुबैना साजिश तैयार की गई थी। इस मकसद के लिए सिविल लाइन्स के न्यू पुलिस लाइन्स, आनंद विहार, डिनर, रियासती बस अड्डा, एक रेलवे स्टेशन वगैरह, जो भी इसमें है ही है तफसीलात की कहाँ कहाँ कैसी कार्रवाई होने वाली थी, सारी बातें हैं। अब ये इससे जुड़ते हुए मैं चंद बातें जो है तो मुसलमानों के सियासी ज़िम्मेदारान, इस्लामी तंजीमों के जो है तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उनके मजहबी, हमारे उलमा इकराम काबिल एहतराम उनके ज़िम्मेदारान, और तमाम भारत भर में, हिंदुस्तान भर में जहाँ जहाँ भी छोटे बड़े मदारिस पाए जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इनके सरपरस्तों के ज़िम्मेदारान, असातिज़ा के ज़िम्मेदारान, वहाँ पढ़ने वाले बच्चे जो मुफ्ती इकराम बन रहे हैं, हफ़ाज़ इकराम बन रहे हैं, या आलिम बन रहे हैं, जो भी है आप, ये सब के नाम है मुश्तरका नाम, और मुसलमानों के जो वालिदैन हैं बच्चों के, उनके नाम। अब देखिए ये ख़बर तो छपी है, इससे पहले हमने देखा कि 8 बच्चे गुजरात मतलब इसके साइड में देखे आपने, पकड़े गए, और माशाल्लाह उसमें 3-4 बच्चे का ताल्लुक़ अरबी मदरसे से था जो पढ़ रहे थे, तो वो पकड़े गए कि भाई ये बम बना रहे थे, जैसा जो भी आतंकवादी साजिशों के तहत वो पकड़े गए बाज़ाब्ता। उसमें ये भी कहा गया था कि पुलिस की निगरानी थी कि क्या उनका उठना बैठना, सारी बातें। यानी मतलब पुलिस ने वजाहत कर दी अच्छी तरीके से कि हमने अचानक ऐसी कोई गलतफहमी में हमने छापामारी नहीं की है और पकड़े नहीं, बल्कि पूरी बारीकी से जांच पड़ताल के बाद कानूनी जो प्रक्रिया होती है उसको पूरा करते हुए हमने जो है तो उनके ऊपर हाथ डाला है, उनको अरेस्ट किया है और आगे कार्रवाई जाँच पड़ताल जारी है। अब देखिए इसमें होता क्या है, अब सोशल मीडिया का ज़माना है और मैं समझता हूँ कि गरीब से गरीब के घर में जो है तो मोबाइल है, भले वो किराए के मकान में रह रहा होगा, झोपड़े पे रह रहा होगा, सलम बस्ती में रह रहा होगा,
लेकिन अगर कोई झोपड़े के अंदर भी जाके देखेंगे तो वहाँ पर अगर कम से कम 2-3 मोबाइल पाई जाती हैं। और वो मोबाइल मतलब भले सेकंड के क्यों ना हो, लेकिन वो 25,000, 30,000, 50,000। बोलने का मतलब ये है कि मोबाइल ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई कोई ख़ास लोगों के पास है, ये मुसलमानों के पास है या हमारे हिंदू भाइयों के पास है, ये इनके पास नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि जो एक भाजी बेचने वाला, यहाँ तक कि भीख मांगने वाला, मैंने आपने देखा हूँ कुछ 2-4 मरतबा कि फ़ाकिर भी जो भीख मांगने वाले वो बोलते भैया हमारे स्कैनर पैसे डाल दो, जो भी 10-20 रुपये डाले थे। बोलने का मतलब ये है कि मोबाइल का चलन इतना आम हो गया है कि इससे ना कोई बचा है ना बच सकता है आज के माहौल में। और जिस तरीके से मतलब पूरी दुनिया एक ग्लोबल एक गाँव की शक्ल में आ गई है, एक शहर की शक्ल में आ गई, दुनिया समेट के रह गई है। तो दूसरे ममालिक में रब्ता कायम करना, हाय हेलो करना, दोस्ती बढ़ाना, फ्रेंडशिप बढ़ाना, फेसबुक फ्रेंड्स जैसा जो भी तरीक़ा रहता है, ये एक आम कॉमन सी बात हो गई है। यानी कि अब ऐसा हो गया कि मान लो अगर मैं हूँ, भले मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मुझे कुछ चीज़ से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मेरे हाथ में भारी मोबाइल है, 100 क्या बोलते हो तमाशे के भारी भारी मोबाइल है, अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होता है, जैसे मोबाइल खोलते हैं तो कुछ तो भी एक ऐड आ जाता है या कुछ तो भी एक ऐसा कुछ तो पोस्टर आ जाता है, तो आदमी क्या करता, उसको देख लेता, अरे क्या यार, एक उंगली लगा दिया। जैसे उंगली लगाया कि फिर वो अपने मोबाइल का ख़ास बात है, फेसबुक का हो, ये जो भी यूट्यूब का हो, जो चीज़ आप देखते हैं चाहे अच्छी या बुरी, जो आप ज़्यादा यूटिलाइज़ में लाते हैं तो बराबर यूट्यूब यानी आपका मोबाइल पे वही चीज़ फेंकते रहता है। यानी अगर आप इस्लामी नात, इस्लामी कुछ बयाना सुनेंगे तो पूरी दुनिया के जो इस्लामी स्कॉलर है, वाज है, मुखर्रिर हैं, वो वीडियो ऑटोमेटिक आपको कनेक्टेड आते रहते हैं। ये यूट्यूब की एक ऐसी पॉलिसी है कि वो यूट्यूब आपके जहन को पढ़ लेता है कि आप किस जहन के है और आपको क्या चीज़ पसंद है, तो बराबर वो वीडियो फेंकते रहता है। और इस तरीके से जो है तो मोबाइल चल रहे हैं, यूट्यूब चल रहे हैं और एक बड़ा कारोबार चल रहा है यूट्यूब के माध्यम से। उसके ऊपर करोड़ों रुपए के ऐड, ये वो, मतलब एक प्री प्लान। अगर मैंने देखा, मैंने लगा दिए पुराने गाने, तो बराबर यूट्यूब बोलता है ये बंदे को पुराने गाने पसंद है, बराबर वो 1947 से पहले के ज़माने के बराबर गाने फेंकते रहता हूँ, मतलब बताते रहता, मतलब तुम देखते रहो। तो इसी तरीके से क्या होता है कि अभी हाल में हमने देखा कि ईरान की, इज़राइल की, उसकी जंग चली, तो इसके अंदर भी कुछ पुराने वीडियो जंग के, मतलब वो नारे लगा रहे, मतलब अल जहाद के नारे लगा रहे, मशीन गन इस्तेमाल कर रहे। अब वो वीडियो सामने आ रहा, किन्हीं क्लिक करा, अब क्लिक करने में क्या हो रहा कि वो यूट्यूब को क्या लग रहा है कि यार ये बंदा इसी माइंड का है, मार धाड़ ये वो, मशीन गन चलाओ, ये चलाओ, जो भी है। अब वो समझ में आता ना उसको, तो फिर वो हिसाब से वो चीज़ फेंकते रहता। और उसमें हमारे पास बदतरीन दुश्मन कौन है हमारे देश का? हमारे देश का भी, और मैं कहूँगा कि हमारे भारत देश के मुसलमानों का भी कोई बदतरीन दुश्मन है, बदतरीन दुश्मन है तो वो पाकिस्तान है। और अब बांग्लादेश भी शामिल हो गया। पहले बांग्लादेश नहीं था, लेकिन वो भी शामिल हो गया। जब से वहाँ पर हिंदू मुसलमान की घटनाएं घड़ी, वहाँ से भी नफरतों का माहौल जो है तो ख़राब हो गया। तो बोलने का मतलब ये है मेरे कि जब वो वीडियो आप देखते हैं तो आप क्या बोलते हो, यार ये बाहर का वीडियो, लेकिन उसके अंदर फिर आपको कोई कमेंट करता है वेरी गुड। अब कौन सी तंजीम है, अब तुमको लग रहा है कि ईरान इराक की जंग चढ़ी, शायद वो कर रहे होंगे, जैसे जो भी है, अब झंडे मिलते जुलते रहते, चेहरे मिलते जुलते रहते, वहाँ का इलाके से अलग है, तो बहुत से लोग गलतफहमी हो जाती, नौजवानों को बोलो या जैसे भी है। तो उसमें क्या करते आप गुड कर देते, वेरी गुड लिख देते, कमेंट कर देते, या उसको डाउनलोड करते, या उसको जो तो सब्सक्राइब करते। तो अब जाहिर सी बात है यूट्यूब के अंदर रिकॉर्ड हो जाता। और ऐसा नहीं कि यूट्यूब अमेरिका का है तो अमेरिका के चल रहा होगा, नहीं। कुछ क़वानीन ऐसे बने हुए हैं कि यूट्यूब पे आप क्या देख रहे हैं, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, क्या देखा जा रहा है, ख़ास करके जो देश की सलामती से जुड़े कुछ मसले मुद्दे हैं, तो उसके ऊपर हमारे देश की एजेंसियाँ कहिए, हमारे देश की जो भी है, लॉ एंड पुलिस की बोलो, CID, CIB, SBI, ATS, जो भी है, हर एक डिपार्टमेंट की नज़र रहती है कि भाई बाहर देश से क्या चीज़ भारत में देखी जा रही है जो देश के ख़िलाफ़ हो सकती है या है, तो उसके ऊपर कौन से नंबर से देखा जा रहा है, महाराष्ट्र में कहाँ देखा जा रहा है, औरंगाबाद में कहाँ देखा जा रहा है, औरंगाबाद में रोशनगढ़ में कहाँ देखा जा रहा है, रोशनगढ़ में कौन बंदा है, उसका नाम क्या है। अब तो 2 मिनट में निकल जाता, क्योंकि कुछ पावर हमारे देश को, मतलब एजेंसियों को ऐसे है, जैसा बोलते हैं ना, वो फ़ोन ट्रैक करते, यानी कि फ़ोन ट्रैक करके आप कहाँ जा रहे भारत के अंदर वो समझ में आता। कौन से जंगल में जा रहे, कौन सी नदी में जा रहे, कहाँ पर जा रहे, कहाँ टॉयलेट पे बैठ रहे, कहाँ पेशाब कर रहे, कहाँ होटल में बैठ के खाना खा रहे, कौन से रोड से तुम सफ़र कर रहे, इस वक्त तुम्हारा लोकेशन क्या है, तुम कौन से हाईवे पे चढ़ रहे, बराबर वो कार तक दिखती कि तुम्हारी कार जा रही। यानी कि इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट होगी, मतलब ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट होगी। तो ये आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। ये वीडियो खाली बनाने का हमारा मकसद ये है कि खुदारा मोबाइल का मतलब जोश में आके या जाने अनजाने में
बाहर की वीडियो, ख़ास करके वो वीडियो जहाँ मशीन गन चलाई जा रही हो, बम फुट रहे हो, आतंकवादी हमले हो रहे हो, या जंग की सूरत हाल हो, ये वीडियो आप हरगिज़ ना देखें। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको ये ना कहे कि अब कोई हमारे पास कम दिमाग जाहिल टाइप के ऐसे रहते, क्या बोलते हैं यार, क्या ये बुज़दिली की बातें कर रहा। ऐसे है हमारे पास, पता नहीं क्या है उनको समझ में है। ये बात बुज़दिली की नहीं है। अगर आपको बहुत शौक़ है ना जंग का, कि भाई ईरान में क्या चढ़ा, इसराइल की जंग कैसी चढ़ी, तो हमारे पास है ना, हमारे पास नेशनल मीडिया है ना, एबीपी माज़ा है, एबीपी न्यूज़ है, कुछ ये है, अल जज़ीरा है, ये नेशनल मीडिया है। अगर इसको खोल के पूरी खबरें भी देखते हैं कि कहाँ बम गिर रहा, कहाँ मिसाइल गिर रहा, क्या हो रहा है, एक मिसाल जैसा, अगर आपको शौक़ भी है एक जंग के हालात देखने का, तो नेशनल मीडिया देखो। अगर आपने इसको सब्सक्राइब भी करे तो कोई गुनाह भी नहीं आता हो, क्योंकि वो रजिस्टर्ड चैनल रहते हैं। वो पूरी दुनिया में या हमारे भारत के अंदर से कई बड़े बड़े नेशनल मीडिया है जो भारत सरकार के रजिस्टर्ड चैनल रहते हैं। अगर आप उसको सब्सक्राइब करके देखते हैं तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। आप 2-2 घंटे देखो अगर आपको शौक़ है तो, कि भाई कैसा जारी फौज जारी, कैसा मिसाइल गिर रहा, वैसा हो रहा, वैसा हो रहा, तमाशा हो रहा, जो भी हो रहा आप देख सकते। लेकिन जो प्राइवेट जो शॉर्ट वीडियो आ जाती है, जो रील टाइप में आ जाती है, जो प्राइवेट लोग शूट करके डाल देते बाहर से, मतलब कुछ आतंकवादी संगठन बोलो, कुछ ये बोलो, कुछ रहते हैं ना, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ऐसा पेपर में छपता, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। तो उसमें क्या होता, वो तुम्हारे उस पे आ जाता। अब वो तुम पे उस पे आता तो तुम क्या करते, उसको फिर फॉलो करते। अब तो आप, तुम्हारी नीयत क्या है तो ऊपर वाले को मालूम, वो तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता। मैं ये भी नहीं कह सकता कि तुम सही है कि सही गलत है, क्योंकि बहुत से जब पकड़े जाते हैं तो जब जज जज एजेंसी से काम करती है तो वो सही सही या झूठ का फैसला करने वाली हमारे पास जो तो पुलिस एजेंसी है, जांच एजेंसी है और अदलिया है। तो इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि देखिए कि आप जितने भी नौजवान हैं, जितनी भी अरबी मदारिस के तमाम भारत में नौजवान हैं, वहाँ के मौलमीन हैं, असातिज़ा है, काबिल एहतराम उलमा इकराम, आपसे गुजारिश है कि पहली बार तो मोबाइल का इस्तेमाल ही वो कर दो। एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि अगर कोई बच्चे, भले वो 10 मोबाइल आपके ऐसे रूम में रखो, या फिर तमाम बच्चों के मोबाइल जो है वो ऐसा कोई एक रूम बना लो आप सिस्टम से, कि बस वो आना और अपने माँ बाप से बात करो। एक बड़ा रूम टाइप में वहाँ बैठे, टेबल लाइन से बैठे हुए, और आपने आराम से बात करो। आप अच्छी से बात करेंगे ना, माँ बाप क्या पूछेंगे, बेटा तूने कैसा है, खाना खाया क्या, क्या पढ़ रहे, आराम करे क्या, तबीयत ठीक है, ये बात होगी। क्या कुछ गैर ज़रूरी बात होगी तो तुम ये ओपन बात भी कर सकते हैं, अम्मी से, अब्बू से, बहन से, भाई से कर सकते। और जैसा जेल में रहता कि भाई बात कर रहे तो बाहर एक सिपाही बैठा रहता बाजू, मतलब क्या बात हो रही है, सही है क्या, सही है क्या। ऐसा मदरसों के अंदर क़वानीन ज़ाब्ते कायम करो। अगर बच्चे के बाहर बात कर रहे तो ये मत छोड़ो कि भाई इंटरवल हो गया, बच्चे क्या झाड़ के नीचे बैठे, कि बाहर जाके आ रहे और अपना फ़ोन पे बात कर रहे, ही हाँ कर रहे, देख रहे क्या नहीं देख रहे, अल्लाह को मालूम। तो इसके वास्ते मदरसे वाले जितने भी भारत में मदरसे, सख्त क़वानीन कर दो। पहली बार तो कोई ऐसा अगर आप ला सकते क़ानून कि भाई मदारिस में आप मोबाइल को इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसमें ये होगा कि उसके अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें है, फ़हाशात है, बुराई वाली बातें हैं, गैर ज़रूरी हरकतें हैं, जो भी है, इससे बच्चों के दिल, दिमाग, ज़हन महफूज रहेंगे। अगर चलो लाजमी भी है कि चलो भाई इमरजेंसी में लाजमी है, तो कोई ऐसा क़ानून बनाएं। एक ऑफिसों में टेलीफोन रहते, आज भी रहते, या कुछ ऐसा, कुछ 2-4 असर टीचर, या नहीं तो ऐसा कीजिए कि कुछ मतलब मोबाइल के जो सिम कार्ड आते, वो कोई ऐसा मौलवी साहब के नाम, जुम्मेदार के नाम, वो 5-6 मोबाइल लेकर, और वही मोबाइल से हर बच्चे ने घर से बात करना। तो अब आपको भी समझ में आता है क्या बात हो रही, क्या बात हो रही, कि अच्छी बात हो रही, बुरी बात हो रही, क्या हो रही। क्योंकि मदारस के ऊपर बात आती ना, अभी मदरसे के 2-4 बच्चे पकड़े गए, अभी पिछले हफ्ते की बात है, मदारस के ऊपर भी कार्रवाई। भाई तुम क्या करें, फिर उसमें शक ये होता कि मदरसे वाले शामिल तो नहीं। अब ऐसी बहुत सी बातें मंजर यहाँ पे आ चुकी, इससे पहले खबरों में आ चुका, पता नहीं कैसे कैसे वाक़यात हो चुके हैं। यहाँ तक कि मदारिस के अंदर कोई ऐसे वाक़यात भी देखने में आ गए पिछले साल 2 साल बाद, मीडिया पर नज़र डाले तो नकली नोटा पकड़े गई, जाली नोटा पकड़े गई, जो सफ़ीर आज़ाद वो पकड़े गए। ये पेपर में छपा, नेशनल मीडिया में आया। ऐसा नहीं कि मैं कुछ नई बात बोल रहा, सिर्फ ये बातें तमाम हीले हवाले जो हो चुके, जो पेपर में छप चुके, उसकी बुनियाद पर मैं कह रहा हूँ कि भाई इससे क्या होता, हमारी इमेज ख़राब होती, मदारिस की इमेज ख़राब होती, मुसलमानों की इमेज ख़राब होती। अभी 8 बच्चे, आप ये जो भी ये बच्चे पकड़े गए होंगे जो शक के दायरे में एटीएस ने करी, अब कितने बच्चे ये जो भी जो पेपर के अगर ख़बरों के हिसाब से देखें तो 100, 150, 200 जो भी हो सकते हैं। अब एक तब 200 बच्चे के परिवार है, उनके वालिदैन है, एक एक बच्चे के 10-10 भी दोस्त भी रहते, दोस्त वाले आपस में हंसी मजाक भी करते, कुछ भी गैर ज़रूरी बात भी करते, अच्छी बात भी करते, बुरी बात भी करते, जो भी बात करते। अब जाहिर सी बात है फ़ोन चेक होंगे तो फिर उसमें अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर कुछ सही अगर ऐसी बात होंगी तो ये दायरा कितना बढ़ रहा, मतलब कितने लोग बुराई के दलदल में आ जा रहे, या शक के दलदल में आ जा रहे, ये सारी बातें हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि जैसा हम कहते हैं कि वतन से मोहब्बत
हमारा ईमान का हिस्सा है। हमारे इस्लाम धर्म में बात को सिखाई जाती है कि वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो, वतन की हिफाजत के लिए अपना जान माल दाव पे लगा दो। इस सरज़मीन की हिफाजत के लिए शहादत को हम फ़ख्र समझते हैं। तो फिर इस तरह की हरकतें होंगी तो बिरादरान वतन पर, सरकारों पर, प्रशासन पर कितना बुरा असर जाता। कभी आपने सोचा है कि जो आप गलत काम कर रहे हैं कि आपके माँ बाप परेशान, आपके महल्ले वाले परेशान, आपके दोस्त वाले परेशान, उम्मत मुस्लिमा के बड़े बड़े ज़िम्मेदारान जो हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम हैं, तंजीमें हैं, सियासी लीडरान हैं, जो देश में मेहनतें कर रहे हैं, गंगा जमुना तहज़ीब को क़ायम करने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की एकता के लिए, भाईचारे के लिए कोशिश कर रहे हैं, मिलनसारी की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि इस कदर जो है तो वो होता है कि हम यूपी बिहार की तरफ देखते हैं कि कवड़ यात्रा निकलती है। कवड़ यात्रा निकलती है तो हमारे मुसलमान भाई जो है तो शरबत पोहे पेश करते हैं, पानी पेश करते हैं, हिंदू भाइयों का इस्तकबाल करते हैं। मतलब कितनी हम जो है तो एक रवादारी कायम कर लिए हमारे बड़े जो भी है सियासी सतह के हो कि मज़हबी सतह कितनी कोशिश करते हैं। और नौजवान अगर मुट्ठी भर लोग ऐसी हरकत करेंगे तो क्या ऐसे समाज बदनाम नहीं होगा, कि आपकी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी। तो ये इंतहाई गलत बात है। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि तमाम मदारिस के अंदर कोई ऐसा क़वानीन लाई जाए कि मदारिस का कोई बच्चा मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा कोई क़वानीन बना जाए कि मदारिस, क्योंकि मदरसे आमतौर पर बड़े-बड़े रहते, बड़े-बड़े 20 एकड़ 30 एकड़ रहते, तो कोई ऐसा हॉट टाइप पे बनाया जाए और वहाँ पर बाज़ाब्ता एक मौलवी बोलो, कोई ज़िम्मेदार बुज़ुर्ग शख्स बिठाया जाए और वो एक हॉल के अंदर आप बात करें। और वो मोबाइल जो है तो बच्चे के अपने ना हो, वो बच्चे ऐसा समझ चलो कि मदरसे के नाम पर रजिस्टर्ड होना, एक 8-10 मोबाइल या 2-5, 8-10 भी क्यों बड़ा में, क्योंकि वन टाइम में 10-10 बच्चे बात करते हैं खैर खैरियत की, तब उनको सहूलत होना। कोई ऐसा निज़ाम तरतीब किया जाए कि उनकी बातचीत भी रिकॉर्ड को रहे, सारी बात रहे। ऐसा अगर मुमकिन है या नहीं तो वरना भाई आपके मोबाइल जो है तो आपके एक कमरे में महफूज रहेंगे। आपको जब बात करना है अंदर हॉल के अंदर 1-2 अफराद ज़िम्मेदार बैठे हो रहेंगे, एक आराम से बैठे हो रहेंगे। जेल में कैसा बातचीत करते हैं और पुलिस वाले एकदम दूर खड़े रहते हैं, मतलब क्या बात कर रहे हैं, जो भी अपने अहले खाना से बात करो, इस सिस्टम के साथ आप बातचीत करो। खैर खैरियत, अम्मी में अच्छा है, खाना खाया, पढ़ा अच्छा है, बात ख़त्म करो, मोबाइल जमा करो, अपने क्लास में जाके बैठो। ये आप करेंगे, आज वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि ये अक्सर क्या होता, क्योंकि जो मदरसे में बच्चे जाते हैं, अब बच्चा किस कैरेक्टर का है, कैसा है, क्या नहीं है, ये मदरसे वाले थोड़ी मालूम रहता। आमतौर से क्या होता है कि बहुत से बच्चे मैट्रिक के बाद बोलते हैं चलो, माँ बाप की ख्वाहिश होती है चलो मेरे बच्चे ने मैट्रिक पास करा, चलो उसको हाफिज़ बना देते हैं, आलिम बनाते हैं, चलो अल्लाह के राह में एक बच्चे को लगा देते हैं। अब वो बच्चा, मैट्रिक वाला बच्चा आमतौर से 17-18 साल का होता है। आज के ज़माने में 17-18 साल का बच्चा बोले तो इंतहाई मतलब डेंजरस बात। अच्छा है तो समझो बहुत अच्छी बात, वरना आज के माहौल के अंदर तो 15-15, 16 साल के बच्चे नशा कर रहे, कि सिगरेटा पी रहे, कि गोवा खा रहे, तंबाकू खा रहे, पता नहीं कैसी बुराई में बढ़ रहे, ये कैसे कैसे हालात में पाए जा रहे हैं, ये अखबार में हम देख रहे हैं। तो मतलब बाहर के बच्चे जा रहे हैं, अब उनको क्या मालूम कि बच्चा किस माहौल से आया, कैसे कल्चर से आया, क्या आया। उसको ले लिया टोपी वोपी नेहरू शर्ट पहन के आ गया, उसको लग रहा है बच्चा मासूम दिख रहा, अच्छा दिख रहा, आ गया। अब बच्चा क्या गुल खिला रहा मदरसे से थोड़ी मालूम। तो बोलने का मतलब क्या है कि अब ये हम किसका दिल राज नहीं दे सकते कि बच्चा कितना शरीफ है, कितना बदमाश है। तो बोले मतलब ये सारी बातों पे नज़र रखें आप। अगर बच्चे को ज़रा भी गतिविधि है तो उसको वार्निंग दे, उसके माँ बाप को बुला के वार्निंग दे। अगर बच्चा नहीं मान रहा तो ऐसे बच्चे को बिल्कुल बाहर कर दे। इससे क्या होगा, कम से कम मदारिस की बदनामी नहीं होगी, बिल्कुल बाहर कर दे। बोलना भैया हमारे बच्चे काम का नहीं है, ये क्या है, ये फालतूगिरी कर रहा है, इधर आवारगी कर रहा है, नहीं जमता है, चलो लिख लो, निकलो। हमको 1000 बच्चे नहीं होना, हमको 500 बच्चे होना, मगर मिलनसार, अखलाकमंद, तहज़ीबमंद, एक मियार वाले, एक इंसानियत वाले, ऐसे बच्चे होना। नहीं तो क्या है 2-2 हज़ार बच्चे हैं, बस तो शो पर टप चढ़ा के 2000 बच्चे। अब 2000 बच्चे में अगर 100-200 अच्छे बच्चे रहे तो हो गया सत्यानाश फिर। तो ये ज़िम्मेदारी अब आपकी भी है, तमाम मदारिस की ज़िम्मेदारी है कि इसके बारे में कड़क से कड़क कानून बनाया जाए, कड़क से कड़क। मैं तो कहूँगा अगर जो बालिग बच्चा आ रहा जिसकी उम्र 18-20 साल है, तो मैं तो मदरसे वालों को एक एडवाइस दूंगा अपने तरफ से कि आप एहतियात यहाँ, आप एहतियात यहाँ ऐसी बरतो आप कि उसको बोलना भाई आप जो भी इलाके से आ रहे, आप अपना पुलिस कलेक्टर भी लाओ। अब जैसा मैं है, मेरा बच्चा 20 साल का है, मैं डाल रहा उसको कोई दूर मदरसे में, मतलब औरंगाबाद से दूर, तो वहाँ के मदरसे में मैं जहाँ रोशनगढ़ में रहता, तो मेरे बच्चे को पुलिस कलेक्टर जाना कि भाई मेरा बच्चे की उम्र 18 साल 20 साल है, अब आलिमियत के वास्ते आ रहा है, जैसे जो भी आ रहा तो उसका कैरेक्टर साफ है। तो ये भी एक हिकमत है कि भाई हमारे पास जब बच्चा आया था तो 5 तब पुलिस कलेक्टर के साथ आया था, अगर वायदा कुछ हो जाता है तो फिर उसको कौन क्या कर सकता है। तो बहरहाल ये सारी बातें हैं, ये सब मैंने एक मोहतात अंदाज से, एक एहतियात के तौर पर, ताकि मदारिस की भी बदनामी ना हो, आम मुसलमानों की भी दिल आज़ारी ना हो, उनको शर्मिंदगी का मौका वो ना हो, और इस बहाने से भी बच्चों पे हमारी निगाहें बनी रहे
कि बच्चे क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हमारे बड़ों की बोलो, मदारिस वालों की बोलो, या माँ बाप की बोलो, या माशरे की बोलो, नज़र बनाए रखें। ये जो है तो आपको करने की ज़रूरत है। और जैसा हमारे एटीएस के आला अफसरान ने बहुत प्यारी मिसाल दी है, देखिए बहुत वो दिल मैंने जब वो कॉलम पढ़ा कि एटीएस के आला अफसरान ने माँ बाप से उम्मीद की, यकीन मानो वो अगर उसको हम अलग एंगल से देखें ना तो आंखें भर आने वाली बात है कि एटीएस वालों ने जो है तो एक तरह के जो माँ बाप का जो रवैया रहता, वो बच्चों के साथ उनका वो रवैया है कि वो अपील कर रहे हैं अपने बच्चों को ख्याल करो। ज़ाहिर सी बात है कि ये माँ बाप ही इस तरह से मतलब वो नसीहत करते। तो गोया ये अफसरान ने एक माँ बाप के नज़रिए से, एक सरपरस्त की हैसियत से आपको मशवरा दिया है। ये छोटी बात नहीं है। मैं सलाम करता हूँ एटीएस के तमाम आला अफसरान को कि जिन्होंने इस कदर जब माँ बाप को मुखलसाना मशवरा दिया है। आपने जहाँ कानून की हुक्मरानी की है, एक कानूनी कार्रवाई की है, तो वहाँ पर आपने एक समाजी पैगाम भी दिया है। वाकई बहुत बड़ा काम किया है, वाकई बहुत बड़ा काम किया। आप मुसलमानों के जो भी बच्चे हैं, नौजवान बच्चे, ये आपकी अपनी जवाबदारी है, ये आपकी अपनी जवाबदारी है। क्योंकि हर माँ बाप को मालूम रहता कि मेरा बच्चा कितना नेक है, कितना आवारा है, कितना टुकार है, रात को 2 बजे आता है, 3 बजे आता है। ये हर माँ बाप, क्योंकि हम समाज में घूमते साहब, हमारे भी काफ़ी जान पहचान है, काफ़ी माँ बाप हमसे शिकायत करते क्या करना अंदर साहब, हमारा बच्चा सुनता नहीं, उसको बोले तो वो आंग पे आता, उनको बोले तो वो घर में चिड़चिड़ करता, झगड़े करता। ऐसे कई माँ बाप को मैंने देखा हूँ आज समाज के अंदर, लेकिन डर के मारे बोलते नहीं किसको, जान दो मेरे बच्चे की बदनामी हो जाएंगी, हमारी बदनाम हो जाएंगी, खानदान की बदनाम हो जाएंगी। वो चक्कर में क्या हो रहा है कि बच्चे की ज़िंदगी सड़ जा रही, ख़राब हो जा रही, बच्चे और बिगड़ जा रहे। अब कई तो ऐसा है कि वो बच्चे जवान हो जा रहे तो माँ बूढ़े हो जा रहे, तो डर रहे, जान दो भाई बच्चे कुछ बोलेंगे तो फिर अपने को भूखे, अपना बच्चा अपने खाई खिला रहा पिला रहा। ऐसे मसले भी है। मतलब कुछ पेचीदगी ऐसी बात है कि माँ बाप को दिख रहा हमारे बच्चे गलत है, लेकिन चाह के बोल नहीं सकते। ये एक अजीब गरीब सूरत हाल है, और ये बहुत संगीन सूरत हाल है, ये छोटी मोटी सूरत हाल नहीं है। तो ऐसे हालात में माँ बाप की भी जवाबदारी है कि कोई बात को छुपाए नहीं। हमारे जैसा आपके बच्चे नहीं मान रहे तो आपके ख़ानदान में को बड़े रहते, बड़े ताया रहते, छोटे रहते, दोस्त रहते, दूर के नज़दीक रिश्तेदार रहते, जिसकी बच्चा सुनता मानता, उनको अच्छे अंदाज से उनकी रिक्वेस्ट करने लगाना कि हमारे बच्चों को समझाओ, रात के 12 बजे आ रहा या आवारागर्दी कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये छोटी छोटी बुराई में मुब्तला हो रहा, तो आप इस तरीके से बोलो। आप बोलेंगे तो कुछ होगा। और ये मत डरो कि मैं बच्चे कुछ नहीं, बच्चे क्या करेंगे। अरे जब बच्चे पूरी तरह बिगड़ जा रहे हैं, जब उनकी दुनिया ख़राब हो जा रही, जब उनकी आखिरत ख़राब हो जा रही, तो तुम भी जानों में जल रहे ना। अल्लाह पूछेंगे ना, जब बुराई के जा रहे थे तो तुम क्यों खामोश बैठे थे, क्या सोच के बैठे थे। अब तुम बोलेंगे नहीं अल्लाह मियाँ मेरी औलाद थी, पेट की औलाद थी, तो अल्लाह बोलेंगे नहीं कि 70 माह से बढ़कर मैं तुमको प्यार कर रहा था। तुमको बोले तो तमाम मखलूक को प्यार कर रहा था, खासकर अशरफुल मखलूक़ात को। अल्लाह बोलेंगे ना कि तुम्हारे से बढ़कर मेरी मोहब्बत थी क्या, मैं तो 70 माह से बढ़कर प्यार कर रहा था। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि माँ बाप को चाहिए कि बच्चों के बारे में कुछ कड़े फैसले ले। अगर आप मुमकिन है तो ख़ानदान के सामने पेश करें, अपने बच्चों के सपादनी ना करें, तरफदारी ना करें, उसके ऐप छुपाए नहीं। क्योंकि हो सकता है आज छोटी बुराई में कोई कल बड़ी बुराई में चल लेगा, आपके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, आपका ख़ानदान नाम बदनाम हो जाएगा, समाज का भी सर नीचा होता। और अल्लाह ना करे अगर बड़े जैसा पेपर में आया, अगर कई कुछ बातों में अगर सही पकड़े गए, सही साबित हुआ, समाज बदनाम होता। ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल तमाम जो महल्ले जात पे एक ऐसी कमेटी का गठन भी होना चाहिए कि भाई जो नौजवान बच्चे बाहर क्या कर रहे, बिल्कुल उनके ऊपर रोक टोक करें। आप डरो मत कि जान दो भाई वो बोलेंगे तुम कौन होते बोलने वाले, हम हमारा खा रहे खिला रहे, हमारे माँ बाप पाल रहे, तुम कौन होते बोलने वाले। ऐसे मिजाज के भी लोग हैं, तो हमको थोड़ा कड़ू फैसले लेना पड़ेंगे। और जब मुस्तैद होकर फैसला लेंगे ना, तो किसका मजाल नहीं है साहब कि हमारे खिलाफ कोई बोल दे, बोल के नहीं कर सकेंगे। लेकिन हमारे बड़े क्या कर रहे हैं, बस खामोश बड़े, जान दो भाई क्या करना, नहीं आपको आना पड़ेगा। अरे खाली तुम बोलते ना बयान सुनते बोले जिहाद 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 जिहाद, बोले क्या बुराई के खिलाफ भी लड़ना जिहाद। वो फिर वो कैसी कैसी बात है, अभी बीच में आया था कि बोले वो यक्सा सिविल के ऊपर बड़े जिम्मेदारों को बयान आया था कि बोले भाई ऐसा रहा तो ये हो जाएगा नहीं, मतलब लड़ाई की बात आ रही थी। अब ये क्या बात हुई, अपने समाज के बच्चे, अपने महल्ले के बच्चे बिगड़ रहे, वहाँ तुम मिलकर रोक रहे नहीं। अरे बुराई से रोकना भी तो जिहाद की शक्ल में आता ना। और तुम यहाँ रोक रहे नहीं, कौम को बिगड़ान दे रहे हैं, बाद में फिर बड़े अलग ही बातें कर रहे। ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। ये बात आपको शायद मेरी बुरी लग रही होंगी, लेकिन समाज में मैं ऐसे वाक़यात को देख रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, और आप भी देख रहे होंगे। लेकिन फ़र्क इतना है कि शायद आप किसी को बोल नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं चैनल के माध्यम से इसका इज़हार ख्याल कर रहा हूँ। तो इस बात को सियासत ले ली, तमाम मदारिस वाले इसके बारे में कड़क कानून बना दे। बालिग बच्चा आ रहा वरना पुलिस कलेक्टर लाओ, हम बिल्कुल नहीं मानते। ये कानून की तरमीम कर दो आप। मतलब बड़ा बच्चा आ रहा था, आज छोटा बच्चा आ रहा था अपने कंट्रोल में रहता हो। 10 साल का बच्चा आता था आमतौर से मालूम रहता कितना अच्छा है कितना है बुरा है, माँ बाप से आपको मालूम पड़ता कि इसकी आदत क्या है। क्यों बच्चा जब 5 साल के बाद 10 साल के तुम्हारे पास आता तो 5-6 साल आपके पास निकालता, तो गोया आप इसके माँ बाप रहते, तो आपको माँ बाप से ज़्यादा पता रहता।
और वो आपके साय में एक माहौल में, नूरानी माहौल में, पाकीज़ा माहौल में, और वो सुधर जाता बोले तो और वो नेक बन जाता, जो कमियाँ रहती वो भी दूर हो जाती। ये भी सच्चाई, ये बात है। बहरहाल ये बातें थी, और ये बातें बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि अब वक्त आ गया है कि हमारे नौजवान, जो हमारे समाज का, हमारे ख़ानदान का, हमारी गलियों का एक रीढ़ का हड्डी का हिस्सा है, एक हमारा गुरूर है, एक हमारी शान है, एक हमारी ताकत है, समाज की भी ताकत है, देश की भी ताकत है। ये बच्चे अच्छे निकलेंगे, कारगुजारी करेंगे, कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे, बिज़नेस में, कारोबार में, तालीम में आगे बढ़ेंगे, तो यकीन तो समाज का भी नाम रोशन होगा, हमारे शहर का भी नाम रोशन होगा, हमारे प्रदेश का, देश का नाम भी रोशन होगा। अगर हमारे पास अच्छे डॉक्टर बनते हैं, अच्छे इंजीनियर बनते हैं, बड़े साइंटिस्ट बनते हैं, तो जैसे अब्दुल कलाम साहब आगे बढ़े, देश के लिए एक मिसाइल बना के दिया, देश का नाम रोशन हुआ, समाज का भी नाम रोशन हुआ। हम फ़ख्र से बोलते हैं कि APJ कलाम बहुत हमारे लिए फ़ख्र है। ऐसी हमको जो है तो सोच के साथ, नेट के साथ हमें चलने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ मैं हमारे प्रशासन, मतलब भारत सरकार को, और जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ख़ासकर भाजपा सरकार को, मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। और ये कोई नया पैगाम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, ये बात से आप बाखबर है, यानी आपको पता है कि देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है, हमारा देश एक ताकतवर देश है। और हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए, या अल्लाह ना करे तोड़ने के लिए, या उसके अंदर बदअमनी फैलाने के लिए दुश्मन ताकत है। उसमें पाकिस्तान नंबर 1 पे है, सेकंड चाइना पे है, अब बांग्लादेश भी शामिल है। ठीक है, आज वो दोस्तनुमा चेहरा दिख रहा हमको, लेकिन जो गतिविधियाँ चढ़ी, जैसा हालात बिगड़े थे, उसकी रोशनी में शक शुबा होता कि बांग्लादेश भी हमारा इतना वफादार दोस्त नहीं रहा। यानी बोलने का मतलब क्या है कि बाहर के जो चंद जो देश है, वो देश को कमज़ोर करने पर तुले हुए हैं। और वो देश जो ताकत है, दुश्मन ताकतें है, वो यहाँ के नौजवानों को, और ख़ासकर मुस्लिम नौजवानों को अगर मज़हब के नाम पे उकसेंगी तो कब उकसेंगी। ये मेरी भारत सरकार से एक निम्रतापूर्वक एक सुझाव भी है, एक मशवरा भी है, और आपसे अपील भी है कि देखिए, जब यहाँ मुसलमान परेशान होंगे तो कैसा परेशान होंगे कि यहाँ पर बुलडोज़र कार्रवाई होंगी। हमने देखा यूपी में, बिहार में, पता वहाँ पर चली कार्रवाई चली, मस्जिदों को तोड़ दिया गया। इससे जो दुश्मन ताकतें हैं, ये यहाँ के नौजवानों को जो भटके हुए हो सकते, अल्लाह ना करे, तो उनको ये ऐसे जवानों को कैप्चर करने में कामयाब हो सकते हैं। अरे तुम्हारा इस्लाम ख़तरे में है, अरे मुसलमान ख़तरे में है, अरे तुम ये करो, तुम ऐसा करो। तो मेरी भारत सरकार से एक गुजारिश है कि मुसलमानों के नज़दीक एक कुरान, एक शरीयत और एक अल्लाह का घर, ये इतना बड़ा मुकाम है कि इसके लिए मुसलमान हंसते हंसते अपनी जान देने को एक शहादत समझता, एक नेकी का काम समझता। ये इस्लामी तालीमात में भी हमको पढ़ने को मिलता है कि इस्लाम की दिफा के लिए अगर जान भी चली जाए तो कोई गम की बात नहीं। तो जब इंसान जब मौत से नहीं डरता तो फिर वो किससे डरेगा? डर निकल जाता फिर। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो पड़ोसी देश है, इनको एक बहाना मिल रहा है हमारे देश को कमज़ोर करने का। अगर ये गतिविधियाँ और चलती रही और मुसलमानों के अंदर एहसास से कमती रही कि यार हमारा तो सब कुछ मिट रहा, हम रोज़ी रोज़गार के अंदर ये नहीं, अगर हम एजुकेशन में आरक्षण पे मुसलमान तरस रहे, हर जगह जो है तो हमारा वक्फ बोर्ड की लूटमार हो रही। जब सारी बातें देखेंगे ना, क्योंकि अब तालीम का ज़माना है, एजुकेशन का ज़माना है, लोगों का जहन बदड़ है और लोगों के अंदर सब्र भी नहीं रहा, जल्दी से लोग गुस्सा आ जाता, जुनूनी कैफियत हो जाती है। तो हमारी सरकार से मेरी गुजारिश है कि इस कैफियत को, इस मामला को आप देश हित के नज़रिए से देखें। अगर कहीं सरकारी ज़मीन पे कुछ बना हुआ है, मस्जिद है, तो कोई आतंकवादी का अड्डा नहीं है, आप उसके लिए कड़ा कानून बना सकते, आप कौमी धारा में जोड़ सकते, उसके ऊपर कोई जुर्माना लगाकर या नई सरकारी कीमत लगाकर जो है तो उसको ज़मीन का परमिशन निकालने की मंजूरी दीजिए और उसको कौमी धारे में जोड़िए। जब हम इलीगल बस्तियों को जो है तो लीगलाइज़ कर सकते, तो मस्जिद के बारे में इतना हम कड़ावर रवैये क्यों? इससे हो रहा कुछ नहीं, एक वक्ती तो उससे कामयाबी मिल जा रही, एक कानून के नाम पर कार्रवाई हो जा रही, बुलडोज़र कार्रवाई हो जा रही, लेकिन लाखों करोड़ों लोगों की दिल हाजिरी हो जा रही, उनके दिल दुख जा रहे कि ऐसा कैसा कि सरकारी ज़मीन पर खाली मस्जिद ही बनी हुई है, क्या और कुछ बना होने देश के अंदर? ये सवाल खड़े हो रहा। और ये इतना कड़ू सवाल है, ये हक सवाल है। तो बहरहाल मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि देखिए, हमारी मतभेद जो भी है, पॉलिटिकल है, आप हमसे नाराज़ है कि आप उनसे नाराज़ है, कुछ शिकायत है, ये हमारे घर की बात है, ये हमारे देश के अंदर की बात है। लेकिन हम ऐसी गलती भी ना करें कि देश की दुश्मन ताकतें हैं, उनको जो है तो इस देश के अंदर जो करोड़ों की आबादी है, अब करोड़ों की आबादी में थोड़ी देर कैसे मान लीजिए कि एक 50,000 1 लाख भी नौजवान उनको भटकाने में, उनको वर्गलाने में, भगाने में कामयाब हो गए, तो क्या देश के हित में ठीक है? ये आपको सोचने की ज़रूरत है। हमारे लिए देश बड़ा है साहब, देश की हमें एक एक चीज़ ज़मीन प्यारी है, हम किसी कीमत पर देश की सलामती से समझौता नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ बातों से, ठीक है, हम कानून के नाम पर भी कार्रवाई कर रहे होंगे, लेकिन उस कानून की कार्रवाई से अगर हमारे देश आने वाले वक्तों में कुछ संकट में आ सकता,
या दुश्मन ताकत है उसका मिसयूज़ कर सकती, तो हमें इसके ऊपर थोड़ा दिल बड़ा करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें देश को और मजबूत बनाना है, देश की अखंडता को मजबूत बनाना है। और यहाँ का हमारे अंदरूनी मामलात को हम कैसा मिल के बैठ कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर नहीं कि उसमें बुलडोज़र कार्रवाई की जाए। तो मेरी भारत सरकार से बहुत गुजारिश है कि ये कुरान, ये दरगाह शरीफ और ये कुरान शरीफ, हुज़ूर की शान में गुस्ताखी का मामला और मस्जिद, ये इसके अंदर मुसलमान बिल्कुल एक ऐसा मामला है और मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एजेंसियाँ हैं, आपके पास रिपोर्टें हैं, बाहर देश में क्या चल रहा है, वहाँ पर जिहाद क्यों होता है, कैसे होता है, वहाँ लोगों की एक्टिविटी क्या है, वहाँ किसला है। अरे वही इस्लाम यहीं है, वही कुरान यहीं है। और ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ मुसलमान दिगर इस्लामी ममालिक से ज़्यादा महफूज है। ये बहुत फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान से ज़्यादा, बांग्लादेश से ज़्यादा यहाँ मुसलमान महफूज है, अमन व अमान के साथ रह रहे हैं। ठीक है, कुछ नाराज़गियाँ हो गई होंगी, कुछ हादसे हो गए होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम टूट के रह गए हैं, ये हम जुदा हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है। तो मेरी भारत सरकार से गुजारिश है कि यूपी सरकार से गुजारिश है कि देखिए, इस पर आप जो हो गया, लेकिन अब भारत के अंदर कहीं देखने में आना चाहिए कि कहीं दरगाह बुलडोज़र चला मत चले, क्योंकि ये ख़तरनाक बात है, ख़तरनाक बात है। देखिए, एक मैं भारत की देशभक्ति में डूबकर मुहिब वतन होने के नज़रिए से बात कर रहा हूँ। आप मेरी बात को ज़र्रा बराबर भी अलग एंगल से देखने की कोशिश ना करें। मैं आपको एक सटीक दे रहा हूँ। इससे पहले नुपुर शर्मा के टाइम का वाक़या हुआ था, आपने देखा, मेरे ख्याल से राजस्थान का वाक़या, शायद राजस्थान, हाँ शायद राजस्थान का वाक़या है कि एक टेलर जो हमारा हिंदू भाई था, उसको 2 मुसलमान बंदों ने जो तो उसकी गर्दन काट दी थी। ये दाता 2-5 साल पहले का वाक़या शायद ये भारत के अंदर हुआ था। मैं ये नहीं बोल रहा, ठीक है आपने इनको पकड़ के मार डाले, फांसी लटका दी, गोली मार दी, सब कर दी। सिर्फ इसके अंदर दूसरे एंगल से ये देखो कि ये घटना क्यों घटी थी, कि भाई इस्लाम के एक पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो मामला पेश आया था, उसके ऊपर वो जो भी उन्होंने वीडियो बनाए थे, जो भी करे थे, तो उसके ऊपर उन्होंने, हालांकि वो बंदे भी शादीशुदा होंगे, जो भी उनके माँ बाप होंगे, उनको अपनी ज़िंदगी प्यारी होंगी, कि जान प्यारी सबको होती है ना। तो ये इतनी, जब उनको मालूम है कि पुलिस वाले हमको जो है तो गोली मार सकते हैं, फांसी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता, मतलब जान जा रही ना भाई, तो वो अपनी जान की परवाह ना करते हुए जो है तो कानून को हाथ में ले रहे। तो ये क्यों हो रहा, ये हौसला क्यों मिल रहा, इसके पीछे राज क्या है? तो उसको हम ये निगाह से ना देखें कि ये दुश्मन ताकतें हैं, ये फ़िरक़ावार ज़हनियत है, ये आतंकवाद नहीं, ये एक मजहबी मामला है। तो जितना आप मजहबी मामले को नज़रिए से देखेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे, मेरा दावा है कि हिंदुस्तान के अंदर एक भी आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी। और कोई दुश्मन ताकतें मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर या कुछ और नाम पर यहाँ के किसी मुसलमान को बहकाने में कामयाब नहीं होंगे, ना कोई उनकी साजिश के जाल का शिकार होंगे। ये मेरा दावा है, एक बहैसियत सामाजिक कार्यकर्ता, एक बहैसियत एक भारत के नागरिक होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अगर हमने इसको थोड़ा कंट्रोल कर लिए और मिल बैठ के हमने कुछ अच्छे अंदाज से पॉलिटिकल लेवल पे, ग्राउंड पे हल कर लिए, तो मैं समझता हूँ ये भी हमारे देश की सलामती के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। मेरी भारत सरकार से, भाजपा सरकार से विनती है कि ये बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि हमारा देश बहुत ताकतवर बन रहा है, हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। अगर ये हमारे से चंद गलतियाँ हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलत काम किया है, अगर कानून के नाम पे भी है तो हमें, जैसा हम जेलों में जाते हैं उनको छोड़ देते हैं, सुधर गया मुजरिम तो छोड़ देते हैं, या उनको सज़ा कम कर देते हैं, या उनको रिहा कर देते हैं, कई बातें छूट जाएंगी, इलीगल बस्ती को लीगल कर देते हैं। तो मस्जिद के मामले में ऐसा मामला है, दोहरा म्यार क्यों? ठीक है, हम मिल बांट के बात करें और कम से कम दरगाह शरीफ, मस्जिद, कब्रस्तान, खानकाह, ये जो भी मजहबी मामलात है, भारत सरकार इसको अलग निगाह से देखे और ये बिल्कुल ना होने दे। इससे हमारा 3-4 फ़ायदे हैं। एक तो इस्लामी देश में हमारी साख मजबूत होंगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश को मुस्लिम ममालिक में बहुत सराहा जाता है, माना जाता है, एक बेहतरीन दोस्त करार दिया जाता है, यह हमारी मजबूत साख होंगी। दूसरी बात, बाहर देश के हमारे बदनामी नहीं होंगी कि हम मुसलमान परेशान हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, जैसा अखबार में छपा अभी 2 रोज़ पहले कि SIR के वास्ते जो तो आप बाहर ममालिक आवाज़ उठी कि भाई क्या चल रहा, हालांकि हमारा अंदरूनी मामला है ये सारी बातें जो है, तो इसको हिसासियत को बहुत अलग एंगल से देखे, इसको राजनीति से ऊपर उठ कर देखे और इसको देशभक्ति में डूब कर देखे, इसको देश की सुरक्षा से देखे। अगर कुछ बातें हैं तब मिल बैठ कर हमारे उलमा इकराम, साधु संत, हमारे पॉलिटिकल लीडर, कुछ मुसलमान, हिंदू मुसलमान मिल के हम बैठ के इसको हल कर सकते, रास्ता निकाल सकते। और ऐसा रास्ता निकालो कि हमारा देश भी मजबूत हो, हम तरक्की की तरफ भी जाए और दुनिया को कोई उंगली उठाने का मौका न मिले। और फ़िरका परस्त जो बाहर की दुश्मन देश ममालिक है, इनको अंदर घुसपैठ करने का, यहाँ चंद मुट्ठी भर मुस्लिम नौजवानों को धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, दरगाह के नाम पर उसको उचकाने का, बहकाने का मौका नहीं मिले। जैसे शहजाद भट्टी का मामला आया था, अब वो ये बड़े होंगे ना,
अब घरेलू बातें तो नहीं चढ़ेंगी, अगर कुछ बात हो रही भी होंगी, मुझे नहीं मालूम, वो जांच का विषय है, तो कुछ ऐसी बात हो रही होंगी, जाहिर सी बात है, धर्म की बात हो रही होंगी, इस्लाम की बात हो रही होंगी, वल्लाह आलम क्या बात हो रही होंगी। जो पेपर में छपा उसके मैं याद पा रहा हूँ, वो जांच का विषय है, मैं उसमें नहीं कहूँगा। लेकिन मेरी गुजारिश है, जैसा मैंने पहले गुजारिश कहा, मदरसों के, मुसलमानों के ज़िम्मेदार से गुजारिश किया कि आप भी अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, उनकी इस्लाह कीजिए, बुराई से रोकिए, अगर गुजारे होंगे तो, भटके होंगे तो उनको राह पे, सही राह पे लाइए। और भारत सरकार से गुजारिश है कि देखिए, यहाँ हम अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब हो गए तो मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान या चीन या कोई देश हमारे यहाँ के धर्म के नाम पर हमको, खासकर मुसलमान नौजवानों को उश्काने में कामयाब होगा। हो ही नहीं सकता। जब बोलेंगे हमको यहाँ रोज़ी मिली, पानी मिली, इज्जत मिली, प्यार मिला, हमारे खबरस्तान, आशुर खाने सब सुरक्षित है, अब थोड़ा बहुत मतभेद चलते रहता, उसमें क्या बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा देश है, थोड़ा बहुत होते रहेगा। लेकिन इतना मत हो दो, क्योंकि जब मस्जिद टूट जा रही है तो फिर मुसलमान का जीना दिल नहीं मिलता साहब। ये आप सरकार, आप खुद इंक्वायरी करें कि मस्जिद के बारे में, कुरान के बारे में मुसलमान की सोच क्या है। ये तो आपको खुद पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि राजनीति के अंदर इतना भी वो मत कीजिए, आप कीजिए राजनीति कीजिए, लेकिन देश हमारे लिए सबसे बड़ा है, इस देश की सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी है, उसको ध्यान में रख के राजनीति कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत ताकतवर बनेंगे, हमारे देश का भी नाम रोशन होगा और हम बहुत कुछ, हम कामयाबी छूने में कामयाब होंगे। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक भारत के नागरिक होने के नाते, ये एक मेरा सुझाव है। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार इसके ऊपर बहुत नैतिकता के तौर पर इसको गंभीरता से लेते हुए और इंसानियत के नज़रिए से और सहानुभूति के नज़रिए से और देशहित के नज़रिए से इसको बहुत थोड़ा राजनीति से ऊपर उठकर इसको देखेंगी। और आने वाले वक्तों में पूरे देश के अंदर हम कोई ऐसी घटना ना होने दें कि जिससे लाखों मुसलमानों में बेचैनी फैले, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, देश बड़ा खूबसूरत है, संविधान बड़ा खूबसूरत है, सब खूबसूरत साहब। कैसा ना हो कि इसकी नज़र ना लगे। अल्लाह मेरे देश को बुरी नज़र से बचाए, बुरी ताकतों से बचाए, दुश्मन ममालिक के नापाक इरादत से बचाए। इस दुआ के साथ आपसे अलविदा होता हूँ। देखते रहिए आप अज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।